तो साल का वो समय फिर आ गया है। हाँ, एनुअल जीएसटी रिटर्न्स। और ये सुनते ही ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को एक हल्का सा स्ट्रेस होने लगता है। एग्जैक्टली। एक सिर दर्द, एक तनाव। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। राइट। हमारा आज का मिशन बिल्कुल सिंपल है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C की जो गुत्थी है उसे सुलझाना। इसे एक स्ट्रेस फ्री फाइलिंग के लिए रोड मैप की तरह देखेंगे। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हम कहीं और से नहीं, सीधे सोर्स से ले रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन उनकी ऑफिशियल एफएक्यूज पर बेस्ड है। हम बस उसे आसान भाषा में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर इन फॉर्म्स को देखकर लगता है कि हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। करेक्ट। और मुझे लगता है हम सब ने वो मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब जीएसटीआर 9 फॉर्म स्क्रीन पर खुला हो और हम बस उसे घूर रहे हैं, कंप्लीटली लॉस्ट। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा गेम प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप। यस। फिर दो सबसे मुश्किल पड़ावों पर फोकस करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी और सबका पसंदीदा टेबल ए। ओह यस, टेबल ए। उसके बाद इस साल के नए अपडेट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में उस चीज की बात करेंगे जिससे सबको बचना है, लेट फीस। परफेक्ट, रेडी व्हेन यू आर। सो लेट्स डाइव इन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जीएसटीआर 9 भरने के बारे में सोचने से भी पहले ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर एक ताला लगा है और उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। तो सवाल यह है, वो चाबी क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है पर एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। ओके। जीएसटी पोर्टल आपके जीएसटीआर 9 फॉर्म को इनेबल ही नहीं करेगा, मतलब वो दिखेगा ही नहीं। दिखेगा ही नहीं? नहीं, जब तक कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के हर एक जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हो जाते। हर एक? एवरी सिंगल वन। अगर एक भी रिटर्न पेंडिंग है तो सिस्टम पूरी तरह से लॉक्ड रहेगा। 100% कंप्लायंस पहली और सबसे जरूरी शर्त है। एक मिनट, इसका कोई वर्कअराउंड नहीं है? मतलब मान लीजिए किसी बिजनेस का किसी एक महीने के रिटर्न को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या कोई टेक्निकल इशू, तब भी जीएसटीआर 9 फाइल नहीं कर सकते? नहीं, सिस्टम इस मामले में ब्लैक एंड व्हाइट है। उसके लिए फाइल्ड या नॉट फाइल्ड ही मैटर करता है। डिस्प्यूट या इशू जैसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। वाव। जब तक पोर्टल पर हर पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 और 3B का स्टेटस फाइल्ड नहीं दिखता, जीएसटीआर 9 का ताला बंद ही रहेगा। तो एनुअल फाइलिंग की तैयारी असल में पूरे साल चलती है? एग्जैक्टली। इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर घुसते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा चक्रव्यूह है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। आईटीसी। यहीं पर अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसे डिस्काउंट कूपन की तरह समझना तो ठीक है, पर ये वो कूपन है जिसे आपने पहले ही खरीद लिया है। अच्छा एनालॉजी है। बिजनेस परचेसेस पर जो जीएसटी पे किया है उसे अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करना। सही से क्लेम नहीं करना, मतलब अपना ही पैसा सरकार के पास छोड़ देना। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एक क्लासिक सिनारियो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। बताइए। सोचिए आपने एक आईटीसी क्लेम किया, फिर किसी वजह से शायद सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल किया, आपको उसे रिवर्स करना पड़ा। राइट, मिसमैच की वजह से। करेक्ट। फिर कुछ समय बाद मामला सुलझ गया और आपने उसी आईटीसी को उसी फाइनेंशियल ईयर में रीक्लेम कर लिया। ये एक 3 स्टेप डांस है। क्लेम, रिवर्स, रीक्लेम। हाँ, यहीं पर असल कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिख रही हैं, लेकिन फॉर्म में इन्हें कहाँ-कहाँ डालना है ये एक पहेली बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फॉर्म इसी सिनेरियो के लिए बनाया गया है। इसका एक क्लियर पाथ है। ओके, सो व्हाट्स द पाथ? स्टेप 1, आपका इनिशियल क्लेम टेबल 6B में जाता है। 6B। गॉट इट। स्टेप 2, जब आप उसे रिवर्स करते हैं तो वो अमाउंट टेबल 7 में रिपोर्ट होता है। ओके, 7 फॉर रिवर्सल। और स्टेप 3, जब आप उसे वापस रिक्लेम करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल जगह है, टेबल 6H। 6H। यस। तो सीक्वेंस है 6B में क्लेम, 7 में रिवर्सल और 6H में रिक्लेम। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। जब हम टेबल 7 में रिवर्सल दिखाते हैं तो टेक्निकली हम सरकार को वो क्रेडिट वापस कर रहे हैं, राइट? यस, करेक्ट। अब मान लीजिए रिक्लेम अगले साल होता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बिजनेस का वर्किंग कैपिटल उतने अमाउंट से ब्लॉक हो गया जब तक वो अगले साल उसे रिक्लेम नहीं कर लेता? ये एक बेहतरीन पॉइंट है और बिजनेस के कैश फ्लो पर इसका सीधा असर पड़ता है।
आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अच्छा। जिस मोमेंट आप टेबल 7 में रिवर्सल दिखाते हैं, वो क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर से डेबिट हो जाता है। अगर आप उसे सेम ईयर में रिक्लेम नहीं कर पाते, तो वो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो जीएसटीआर 9 फाइलिंग सिर्फ कंप्लायंस नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। एग्जैक्टली यही वजह है कि सप्लायर से फॉलोअप करना और मिसमैचेस को जल्दी रिजॉल्व करना इतना क्रिटिकल है। वाओ! तो ये सिर्फ नंबर भरने का खेल नहीं है, इसका सीधा असर बिजनेस की हेल्थ पर है। अच्छा, तो क्रॉस ईयर एडजस्टमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? सिस्टम इसके लिए भी तैयार है। अगर पिछले साल का कोई आईटीसी इस साल रिक्लेम किया है तो उसे टेबल 6A1 में रिपोर्ट करेंगे। ओके, 6A1। और अगर सिचुएशन ये है कि क्लेम और रिवर्स इस साल किया लेकिन रिक्लेम अगले साल करेंगे, सिंपल, आप क्लेम 6B और रिवर्सल 7 को इस साल के जीएसटीआर 9 में दिखाएंगे। राइट। और रिक्लेम अगले साल के जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट होगा। सिस्टम इन क्रॉस ईयर एडजस्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए डिजाइंड है। और यहीं पर वो आम गलती होती होगी जिसके बारे में आप बात कर रही थी। प्रिसाइसली। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है रिक्लेम को टेबल 6H की जगह वापस टेबल 6B में दिखा देना। उन्हें लगता है कि क्रेडिट वापस आया है तो जहां से शुरू हुआ था वहीं डाल दो, लेकिन इससे होता यह है कि आपका टेबल 6B का फिगर आपके जीएसटीआर 3B के टोटल से मिसमैच हो जाता है। और फिर रिकंसिलिएशन में दिक्कत? भारी गड़बड़ और नोटिस आने का खतरा 100% बढ़ जाता है। याद रखिए, रिक्लेम का अपना घर है टेबल 6H। ओके, ये क्रिस्टल क्लियर है। अब उस सेक्शन पर चलते हैं जो शायद आईटीसी से भी ज्यादा सिरदर्द देता है, टेबल 8A। टेबल 8A। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक पजल है, एक ब्लैक बॉक्स है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है जो अक्सर सच नहीं बोलता। Here's where it gets really interesting. टेबल 8A को ऐसे समझिए, ये जीएसटी सिस्टम का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि आपके सप्लायर्स ने आपके लिए कितना आईटीसी डिक्लेयर किया है। ओके। ये डेटा पूरी तरह से ऑटो पॉपुलेट होता है उनके जीएसटीआर 1 फाइलिंग्स से। ये सिस्टम्स वर्जन ऑफ द ट्रूथ है, लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि जीएसटी पोर्टल पर जो ऑनलाइन फिगर दिखता है और जो एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करते हैं, उन दोनों का फिगर अक्सर अलग होता है। वेट, आप कह रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल जो ऑफिशियल सोर्स है, वो खुद एक ही चीज के दो अलग-अलग फिगर्स दिखाता है, एक ऑनलाइन और एक एक्सेल में? यस। एक बिजनेस ओनर इस पर कैसे भरोसा कर सकता है? ये तो सिस्टम में एक फ्लॉ जैसा लगता है। ये एक बहुत वैलिड फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्लॉ नहीं बल्कि एक फीचर है, सॉर्ट ऑफ। फीचर कैसे? इसे ऐसे समझे, डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल एक रॉ डेटा डंप है। उसमें सब कुछ है जो आपके सप्लायर्स ने फाइल किया है। ओके, द रॉ डेटा। लेकिन जो फिगर पोर्टल पर ऑनलाइन दिखता है, वो ज्यादा स्मार्ट है। वो सिस्टम का प्रोसेस्ड इंटेलिजेंट वर्जन है। ये ऑटोमेटिकली उन क्रेडिट्स को फिल्टर कर देता है जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। जैसे कि कुछ रिवर्स चार्ज सप्लाईज या वो इनवॉइसेस जो क्रॉस ईयर्स में अमेंड हुए हैं, सिस्टम जानता है कि ये चीजें जीएसटीआर 3B में अलग तरीके से हैंडल होती हैं, इसलिए वो उन्हें 8A से हटा देता है ताकि आपका रिकंसिलिएशन आसान हो। अच्छा, तो एक्सेल फाइल कच्चा माल है और ऑनलाइन फिगर फाइनल प्रोडक्ट है। प्रिसाइसली। और इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट ये है, रिकंसिलिएशन के लिए हमेशा पोर्टल पे दिखने वाले ऑनलाइन फिगर पर ही भरोसा करें। वही फाइनल और करेक्ट नंबर है। कोई एग्जाम्पल है इसका? बिल्कुल। मैंने एक केस देखा था जहां एक कंपनी ने एक्सेल फाइल पे भरोसा करके रिटर्न फाइल कर दिया। उनके हिसाब से सब ठीक था। 6 महीने बाद नोटिस आया। क्यों? क्योंकि पोर्टल के ऑनलाइन फिगर से 1.5 लाख का आईटीसी मिसमैच था। उस एक गलती को ठीक करने में उन्हें 3 महीने और सीए की अच्छी खासी फीस लग गई। वाह! तो ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये लेसन है कि कंप्लायंस अब रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट का खेल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, दैट्स द स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आपका जीएसटीआर 9 आपके इंटरनल अकाउंटिंग और जीएसटी पोर्टल के डेटा के बीच एक ब्रिज है। अगर ब्रिज मजबूत नहीं है तो प्रॉब्लम्स होंगी। गॉट इट। गोल्डन रूल, ट्रस्ट दी ऑनलाइन फिगर। अब इस साल फाइलिंग से पहले 24-25 के लिए क्या जरूरी अपडेट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए? हर साल कुछ न कुछ बदलाव होते हैं और इस साल कुछ अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स हैं। ये फाइलिंग प्रोसेस को स्मूदर बनाने के लिए हैं। ओके। पहला, जीएसटीआर 1A से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। पहले जब सप्लायर को इनवॉइस अमेंड करता था तो वो चेंजेस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा में ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। अब ये फिक्स हो गया है। Which is a huge relief. ह्यूज रिलीफ। रिकंसिलिएशन में घंटों लगते थे। दूसरा,
और ये एक बड़ा टाइम सेवर है। एक नई और इम्प्रूव्ड HSN समरी डाउनलोड की जा सकती है। ओके, HSN समरी। और आखिर में बस थोड़ी हाउसकीपिंग, उन्होंने एक पुराना आउटडेटेड टैक्स रेट हटा दिया है। सो नथिंग अर्थ शैटरिंग बट डेफिनेटली हेल्पफुल। अच्छा सवाल है, पिछले साल भी डाउनलोड होती थी। इस नए डाउनलोड में ऐसा क्या खास है जो इसे गेम चेंजर बना रहा है? अच्छा सवाल है। पिछले वर्जन्स में डेटा GSTR1 के टेबल 12 से आता था, जो HSN वाइज समरी होती है। राइट। नया डाउनलोड GSTR1 के डॉक्यूमेंट लेवल डेटा, यानी हर इनवॉइस के HSN डेटा को पुल करता है। मतलब ज्यादा डिटेल है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेट। इससे GSTR9 के टेबल 17 को भरना, जो HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मांगता है, बहुत तेज और एरर फ्री हो जाना चाहिए। पहले CAs को ये मैनुअली बनाना पड़ता था, राइट? हाँ, और उसमें कई घंटे लगते थे। तो मेजरली प्रोसेस को स्मूदर और लेस मैनुअल बनाने पे फोकस है। ये HSN अपडेट तो CA कम्युनिटी के लिए एक बड़ी जीत है। ओके, हम लगभग फिनिश लाइन पर हैं, लेकिन अब उस चीज की बात करते हैं जो अगर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत भारी पड़ सकती है। डेडलाइंस और देरी की कीमत। और यहाँ पर कोई ग्रे एरिया नहीं है। मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूं, GSTR9 और 9C के लिए लेट फीस पर कोई डिबेट नहीं होती। कोई अपील नहीं? आप इसे अपील नहीं कर सकते। ये एक मशीन है। सिस्टम आपकी फाइलिंग डेट के आधार पर ऑटोमेटिकली इन्हें कैलकुलेट और अप्लाई करता है। इस गेम को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑन टाइम फाइल करना। और ये फीस कैसे स्टैकअप होती है? मतलब अगर एक फॉर्म लेट है तो क्या दूसरे पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैंने GSTR9 लास्ट डे को रात 11 बजे फाइल कर दिया, लेकिन मेरे CA GSTR9C सबमिट करते करते 12:05 AM हो गए, यानी अगला दिन। तब क्या होगा? ये एक एक्सीलेंट प्रैक्टिकल सिनेरियो है। यहीं पर डोमिनो इफेक्ट समझ में आता है। ओके। आपके सिनेरियो में GSTR9 टाइम पर फाइल हो गया है, तो GSTR9 पर कोई लेट फी नहीं लगेगी। गुड। GSTR9C की लेट फी का काउंटर GSTR9 फाइल होने के बाद ही शुरू होता है, तो 12:05 AM पर फाइल होने की वजह से GSTR9C पर एक दिन की लेट फी लगेगी। जस्ट फॉर 1 डे? यस। लेकिन अब सोचिए अगर GSTR9 ही 5 मिनट लेट होता, 12:05 AM पर फाइल होता, तब बैम, पहले तो GSTR9 पर लेट फी लगेगी और GSTR9C के लिए लेट फी का क्लॉक भी 12:05 AM से ही स्टार्ट होगा। तो एक छोटी सी 5 मिनट की देरी GSTR9 में GSTR9C पर भी पेनल्टी ट्रिगर कर देती है। वाह! तो GSTR9 की एक भी दिन की देरी GSTR9C की लेट फीस को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देती है। और वो तब तक चलती रहती है जब तक GSTR9C फाइल न हो जाए। ये तो डबल पेनल्टी जैसा है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। प्रिसाइसली। ये एक चेन रिएक्शन है जिसे केवल टाइम पर फाइल करके ही रोका जा सकता है। सिस्टम में कोई लीनियंसी नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? चलिए इस सबको एक फाइनल चेकलिस्ट में बॉइल डाउन करते हैं। 5 की बातें जो याद रखनी है। लेट्स डू इट। 1. अपने एनुअल फॉर्म का ताला खोलने के लिए पहले अपने सभी मंथली रिटर्न्स का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। नॉन नेगोशिएबल। 2. ITC के क्लेम, रिवर्स, रिक्लेम साइकिल को मास्टर करें और याद रखें रिक्लेम का घर टेबल 6H है। एब्सोल्युटली। 3. रिकंसिलिएशन के लिए हमेशा पोर्टल के ऑनलाइन टेबल 8A फिगर पर भरोसा करें, एक्सेल पर नहीं। गोल्डन रूल। 4. अपना समय बचाने के लिए उस नए डिटेल्ड HSN डाउनलोड का उपयोग करें। बिग टाइम सेवर। एंड 5, और शायद सबसे जरूरी, टाइम पर फाइल करें। पीरियड, नो एक्सक्यूजेस। इस सारी बातचीत के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या आप फाइल करने के लिए तैयार हैं। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है, क्या आपका डेटा, आपके बिजनेस प्रोसेसेस इस न्यू एरा ऑफ रियल टाइम सिस्टम ड्रिवन कंप्लायंस के लिए तैयार हैं? क्योंकि GSTR9 सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपके पूरे साल के फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रिपोर्ट कार्ड है। That's a powerful way to put it. अभी तैयारी करना सिर्फ डेडलाइन मीट करने के लिए नहीं है, ये इस पूरे प्रोसेस को लेस स्ट्रेसफुल, ज्यादा एक्यूरेट और बिजनेस के लिए ज्यादा इंसाइटफुल बनाने के बारे में है।